टू माय यूट्यूब चैनल। तो कल ना 55 नंबर क्वेश्चन तक मैं बताई थी, आज मैं 56 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करती हूँ। 56 नंबर क्वेश्चन है, एड्स वायरस HTLV थर्ड की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट गैलो ने। रॉबर्ट चार्ल्स गैलो यूनिवर्सिटीज ऑफ मैरीलैंड स्कूल ऑफ मेडिसिन बाल्टीमोर के इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन वायरोलॉजी के निदेशक थे। इन्होंने HTLV तृतीय यानी कि ह्यूमन टी सेल ल्यूकेमिया वायरस की खोज की। यह अतिघातक एड्स रोग का कारक है। क्या है? एड्स रोग का कारक। एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा कौन सी है? तो वो हो जाएगा जूडोबुडिन यानी कि एजिडोथाइमिडिन। जूडोविडिन जो है, जूडोवुडिन एक प्रकार की एंटी रेट्रोवायरल दवा है जिसे HIV के उपचार में प्रयोग किया जाता है। एलिसा परीक्षण किया जाता है। तो एड्स पहचानने के लिए एलिसा परीक्षण किस में किया जाता है? एड्स की पहचान करने के लिए एलिसा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे परीक्षण एड्स की पहचान के लिए किया जाता है। इसके अलावा इस रोग का परीक्षण विकिरणीय प्रतिरक्षी जांच द्वारा भी किया जाता है। ध्यातव्य है कि एड्स अत्यंत घातक संक्रामक रोग है जिसका कारक HIV वायरस है तथा इससे श्वेत रुधिर कणिकाएं प्रभावित होती है। क्या प्रभावित होती है? श्वेत रुधिर कणिकाएं होती है। जीवाणु इंसेफ्लाइटिस का कारक जापानी इंसेफ्लाइटिस का कारक विषाणु मनुष्य शरीर में किस हिस्से को संक्रमित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मस्तिष्क को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मस्तिष्क हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन को भी रिवाइज कर देते हैं। जापानी इंसेफ्लाइटिस रोग का कारक फ्लेविविराइडी कुल का विषाणु होता है। इस विषाणु के वाहक सिर्फ क्यूलेक्स प्रजाति के मच्छर, मुख्यतः क्यूलेक्स ट्रिटिनियोरिंक्स होते हैं। इस विषाणु से मानव और जंतु संक्रमित होते हैं। जापानी इंसेफ्लाइटिस रोग में मानव मस्तिष्क प्रभावित होता है। सुअरों को मानव रिहायशी क्षेत्र से दूर रखना इस रोग के उन्मूलन में सहायक है। जापानी इंसेफ्लाइटिस का कारक होता है तो विषाणु। क्या होता है? विषाणु। नेक्स्ट है, सुअरों को मानव रिहायशी क्षेत्र से दूर रखना किसके उन्मूलन में सहायक है? तो ये हो जाएगा जापानी इंसेफ्लाइटिस। निम्न में से किस रोग को एंटीबायोटिक द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता है? तो ये हो जाएगा मीजल्स। मीजल्स बच्चों में होने वाली एक प्रमुख विषाणुजन्य रोग है जिसको एंटीबायोटिक द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता है। जबकि विकल्प में से शेष रोग जैसे कुष्ठ, टेटनस तथा हैजा जीवाणु जन्य रोग है जिन्हें विभिन्न प्रकार के प्रतिजैविकों द्वारा ठीक किया जा सकता है। खसरा की बीमारी होती है तो वो है वायरस से। खसरा की बीमारी वायरस से होती है। निम्न में कौन सा संक्रामक बीमारी नहीं है? तो जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं सब संक्रामक से ही होने वाली बीमारी है। रानीखेत बीमारी होते हैं। रानीखेत बीमारी क्या है? मुर्गियों से होते हैं। रानीखेत बीमारी जो कि मुर्गियों से होते हैं। रानीखेत बीमारी मुर्गियों से होने वाले एक प्रमुख बीमारी है जो कि अत्यंत ही संक्रामक होती है। यह एक विषाणुजन्य बीमारी है। दुधारू पशुओं के निम्नलिखित में बीमारियों में से कौन सी संक्रमणीय बीमारी है? तो ये हो जाएगा फूट एवं माउथ रोग, एंथ्रैक्स, ब्लैक क्वार्टर और काउपॉक्स यानी कि डी। फूट एवं माउथ रोग मवेशियों में होने वाले एक विषाणुजन्य संक्रमणीय रोग है। एंथ्रैक्स बैसिलस एंथ्राइसिस नामक जीवाणु द्वारा मवेशियों में होने वाला एक संक्रमणीय रोग है। ब्लैक क्वार्टर भेड़ों में होने वाला एक संक्रमणीय रोग है। काउपॉक्स भी मवेशियों में होने वाला एक विषाणुजन्य संक्रमणीय रोग है। विश्व के कुछ भागों में विद्यमान पशुओं को फुट एंड माउथ रोग होते हैं तो विषाणु के कारण। किसके कारण? विषाणु के कारण। गाय, भैंस, भेड़, बकरी तथा सुअर आदि पशुओं में खुरपका व मुंहपका रोग विषाणु के कारण होते हैं। ल्योफ्लर तथा फ्रास विषाणु के कारण होता है। ल्योफ्लर तथा फ्रास ने जर्मनी में पशुओं में खुरपका मुंहपका रोग का पता लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूट और माउथ रोग निम्नलिखित में से प्रमुखतः किन में पाया जाता है? मवेशी व भेड़, मवेशी व सुअर, भेड़ व बकरी, उपर्युक्त सभी। तो ये सभी में। वर्ष 2011 को पशुओं में होने वाली किस बीमारी के लिए चिन्हित किया गया है? तो वो है रिंडरपेस्ट के लिए।
2011 में परसोम होने वाली रिंडरपेस्ट नामक बीमारी के लिए चिन्हित किया गया था। यह एक विषाणु जनित रोग है। निम्नलिखित में कौन सा बर्ड फ्लू विषाणु है? तो H5N1। बर्ड फ्लू एवियन इन्फ्लुएंजा नामक रोग ही प्रचलित नाम है, जो कि H5N1 नामक वायरस के कारण पैदा होता है। यह एक संक्रामक रोग है और पक्षियों, मुख्यतः मुर्गियों तथा बत्तखों को प्रभावित करता है। H5N1 वायरस मनुष्य को 2 तरीकों से प्रभावित कर सकता है। एक तो सीधे मुर्गियों से मनुष्यों में पहुंचकर तथा दूसरा किसी संक्रमित आदमी के जरिए दूसरे आदमी के शरीर में पहुंचकर। टेमीफ्लू इसकी कारगर औषधि है। निम्नलिखित में कौन सा बर्ड फ्लू का कारक है? H5N1। विषमारी H5N1 इन्फ्लुएंजा को कहते हैं बर्ड फ्लू। H1N1 विषाणु का प्रायः समाचारों में निम्नलिखित में से किस एक बीमारी के संदर्भ में उल्लेख किया जाता है? तो ये हो जाएगा स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू इन्फ्लुएंजा कुल के अंतर्गत सुकर इन्फ्लुएंजा विषाणुओं द्वारा फैलाया जाने वाला एक संक्रमण है। इस वायरस को H1N1 विषाणु कहा जाता है। मनुष्यों में यह संक्रमण मुख्य रूप से सुअरों से प्रत्यक्ष संबंध रखने वाले मनुष्यों से फैलने की संभावना रहती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में जीका वायरस रोग उसी मच्छर द्वारा संचरित होता है जिससे डेंगू संचरित होता है। जीका वायरस रोग का लैंगिक संचरण होना संभव है। तो ये है 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जीका वायरस रोग एक विषाणु के कारण होता है जिसका वाहक एडीज प्रजाति का मच्छर होता है। यह वही मच्छर है जो डेंगू, चिकनगुनिया तथा पित्त ज्वर रोग के कारक विषाणुओं का वाहक होता है। जीका वायरस का लैंगिक संचरण होना संभव है। निम्नलिखित में से किस जोड़े का मिलान सही नहीं है? ये इबोला वायरस, चेचक, जीव सांख्यिकी पहचान, उंगली छापन तथा आइरिस स्कैन, क्लोनिंग, आनुवांशिक प्रतिकृति, DNA। सॉरी, यहाँ से पेज चेंज हो गया था, तो फिर से बताते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस जोड़े का मिलान सही नहीं है? तो ये हो जाएगा इबोला वायरस, जो कि चेचक। इबोला वायरस ये जो है ना, ये सही नहीं है। इसका राइट आंसर ए होगा। इबोला रक्तस्रावी बुखार इबोला वायरस के कारण होता है। इबोला नाम इबोला नदी से उत्पन्न हुई है। नेक्स्ट है, इबोला है एक। इबोला क्या है? प्राणघातक विषाणु। क्या है? प्राणघातक विषाणु है। नेक्स्ट है, इबोला प्राणघातक विषाणु है जो पश्चिमी अफ्रीका देशों में महामारी का रूप ले चुका था। इस रोग की पहचान सर्वप्रथम 1976 में इबोला नदी के पास स्थित एक गांव में की गई थी। इसी कारण इसका नाम इबोला पड़ा। इबोला एक ऐसा रोग है जो मरीज के संपर्क में आने से फैलता है। इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अगस्त 2014 में अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपदा घोषित कर दिया था। इबोला वायरस का नाम लिया गया है तो एक नदी के नाम पर। निम्नलिखित राज्यों में कौन मई-जून 2018 में निपाह वायरस बीमारी के प्रकोप के कारण चर्चा में था? ये केरल हो जाएगा। मई-जून 2018 में केरल में निपाह वायरस के प्रकोप के कारण 17 व्यक्तियों की मौत हो गई थी। ज्ञातव्य है कि निपाह वायरस बीमारी एक जूनोटिक बीमारी है, यानी अर्थात एक ऐसी बीमारी जो मुख्यतः जानवरों से मनुष्यों में संचारित होती है। भोजन विषाक्तता का कारण होता है तो ये हो जाएगा सैल्मोनेला बैसिलाई। क्या हो जाएगा? सैल्मोनेला बैसिलाई, यानी कि बी। नेक्स्ट है, सैल्मोनेला बैसिलाई नामक जीवाणु के कारण भोजन विषाक्तता होती है। यह विशेष जीवाणु ग्राम निगेटिव, नॉन स्पोर फॉर्मिंग तथा रॉड के आकार का होता है जिसके चारों ओर कशाभिका पाई जाती है। भोजन का विषाक्त होना किस स्पीसीज के संदूषण से उत्पन्न होता है? तो ये हो जाएगा क्लोस्ट्रीडियम से। बाटुलिज्म रोग क्लोस्ट्रीडियम बाटुलिनम नामक ग्राम पॉजिटिव जीवाणु के द्वारा उत्पन्न विष के कारण होती है। बोटुलिज्म है क्या है? भोज्य पदार्थ से होने वाले विषैलापन। डीबीटी का टीका निम्नलिखित में से किससे सुरक्षा हेतु दिया जाता है? तो डिप्थीरिया, कुकुर खांसी और टिटनेस से। रोहिणी या डिप्थीरिया, काली खांसी तथा टिटनेस या धनुष टंकार से बचाव हेतु नवजात शिशु को डीपीटी वैक्सीन दिया जाता है। ध्यातव्य है कि उक्त तीनों रोग जीवाणुजन्य है, जो कि क्रमशः कॉरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरी, हीमोफिलस पर्ट्यूसिस तथा क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी द्वारा होते हैं। डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग किन बीमारियों के लिए किया जाता है? तो ये हो जाएगा डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस के लिए। तृतीयक प्रतिजन डीपीटी बच्चों को दी जाने वाली बचाव के लिए किससे? रोहिणी, कुकुर खांसी और टिटनेस से। डीपीटी एक
डीपीटी का टीका निम्न में से किसके काम नहीं आता है? तो ये हो जाएगा पोलियो। नवजात शिशु को ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन निम्नलिखित में से किन रोगों से प्रतिरक्षित करने के लिए लगाई जाती है? तो ये हो जाएगा कुकुर खांसी, टिटनस और डिप्थीरिया। बैसिलस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा कारक है, तो किसका कारक है? छोटे बच्चों के मेनिंजाइटिस के एक स्वरूप का और निमोनिया का। बैसिलस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा एक ग्राम निगेटिव जीवाणु है। नवजात शिशुओं में यह जीवाणु निमोनिया और मेनिंजाइटिस का कारक होता है, जबकि इन्फ्लुएंजा विषाणु जनित रोग है। भारत में न्यूमोकोकल संयुग्मी वैक्सीन के उपयोग का क्या महत्व है? ये वैक्सीन निमोनिया तथा साथ ही तानिका स्रोत और सेप्सिन के विरुद्ध प्रभावी है। उन जैविकियों पर निर्भरता कम की जा सकती है जो औषध प्रतिरोधी जीवाणु के विरुद्ध प्रभावी नहीं है। तो इसका राइट आंसर 1 और 2 होगा। भारत सहित अधिकांश देशों में न्यूमोकोकल संयुग्मी वैक्सीन या PCV 13 प्रकार के न्यूमोकॉकस जीवाणुओं से उत्पन्न विभिन्न बीमारियों में प्रभावी है, जिसमें निमोनिया, तानिका स्रोत तथा या मेनिंजाइटिस तथा सेप्सिन शामिल है। 2010 से PCV 7 के स्थान पर PCV 13 का उपयोग होने लगा। इसके उपयोग से उन प्रतिजैविकों पर निर्भरता कम की जा सकती है जो औषध प्रतिरोधी जीवाणु के विरुद्ध प्रभावी नहीं है। इन वैक्सीन के साइड इफेक्ट और एलर्जी की भी संभावना होती है। इनमें कौन विषाणु जनित रोग है? तो ये हो जाएगा क्षय रोग। निम्नलिखित प्रतिसूक्ष्मजीवी औषधियों में कौन सी यक्ष्मा और कुष्ठ दोनों की चिकित्सा के लिए उपयुक्त है? पी एमिनोसैलिसिलिक एसिड। पी एमिनोसैलिसिलिक एसिड नामक प्रतिसूक्ष्मजीवी औषधि यक्ष्मा तथा कुष्ठ, यक्ष्मा TB को बोलते हैं, कुष्ठ रोग जैसे जीवाणुजन्य रोगों की चिकित्सा के लिए उपयुक्त है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार आज के समय में सर्वाधिक संख्या में लोगों के प्राण लेने वाला रोग कौन है? TB, तपेदिक या क्षय रोग बोलते हैं। यक्ष्मा एक संक्रामक रोग है जिसका कारक माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु है। इस रोग में मनुष्य का फेफड़ा प्रभावित होता है। इसमें रोगी को ज्वर, लगातार खांसी, खून के साथ बलगम का आना, सांस फूलना इत्यादि लक्षण प्रदर्शित होते हैं। भारत में प्रतिवर्ष लगभग 4 से 5 लाख मृत्यु तपेदिक के कारण होती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार आधुनिक समय में यह रोग सर्वाधिक मनुष्यों की मृत्यु का कारण है तथा भारत में भी इसका प्रकोप काफ़ी अधिक है। यह आनुवंशिक रोग नहीं है। प्रतिवर्ष 5 लाख भारतीय एक रोग से मरते हैं। इसकी पहचान करें तो ये हो जाएगा क्षय रोग से। निम्न में कौन सी रोग जीवाणुओं से उत्पन्न होता है? तो ये हो जाएगा तपेदिक। तपेदिक रोग का कारक है तो ये हो जाएगा जीवाणु। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो ये हो जाएगा आनुवंशिक रोग, क्षय रोग। क्षय रोग के परीक्षण हेतु किसका विशिष्ट परीक्षण है? मेटॉक्स का परीक्षण। तपेदिक एक संक्रमण के परीक्षण हेतु TB रक्त परीक्षण किया जाता है। इसे ही मेटॉक्स ट्यूबरक्यूलिन त्वचा परीक्षण कहते हैं। इस परीक्षण में हाथ के निचले हिस्से की त्वचा में ट्यूबरक्यूलिन नामक तरल की अल्प मात्रा इंजेक्शन के रूप में लगाई जाती है। इंजेक्शन लगाने के 48 से 72 घंटे बाद हाथ पर इसके प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। BCG वैक्सीन का इस्तेमाल किसकी रोकथाम के लिए किया जाता है? तो यह है क्षय रोग। BCG जो कि बैसिलस कॉलमेट-ग्यूरिन का टीका तपेदिक या राजयक्ष्मा के बचाव के लिए शिशु के जन्म के तुरंत बाद लगाना जाना चाहिए। यह टीका यदि जन्म के तुरंत बाद न लगाया गया तो शिशु के जन्म से 12 माह के अंदर तक दिया जा सकता है, किंतु जन्म के बाद जितनी अवधि व्यतीत होती जाएगी प्रभाविता उतनी ही कम होती जाएगी। जन्म के 12 माह के बाद BCG टीका लगाने का कोई फायदा नहीं। BCG का टीका निम्न में से किसमें लगाया जाता है? तो यक्ष्मा में यानी कि TB। BCG का टीका नवजात शिशु को कितने दिन के भीतर लगाना चाहिए? तो जन्म के तुरंत बाद लगाना चाहिए। निम्न जोड़ों में से कौन सा सही नहीं है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन D, मलेरिया क्लोरोविन। BCG का टीका तपेदिक से बचाव के लिए लगाया जाता है। मलेरिया के उपचार हेतु एराब्रिन
क्लोरोक्विन इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। स्कर्वी विटामिन सी की कमी के कारण होने वाला रोग है, जबकि थायमिन को विटामिन B1 के नाम से जाना जाता है। टिटनेस नामक रोग निम्न नाम से भी जाने जाते हैं, तो ये हो जाएगा लॉकजा। टिटनेस या धनुष्टकार वह रोग है जिसमें रोगी का शरीर धनुष की तरह टेढ़ा होकर अकड़ जाता है। यह एक घातक संक्रामक रोग है जो क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी नामक जीवाणु के कारण होती है। क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी नामक जीवाणु के कारण होती है। यह रोग लॉकजा नामक से भी जाना जाता है, लॉकजॉ। निम्न में कौन संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है, तो ये हो जाएगा प्लेग। प्लेग एक संक्रामक या संसर्ग रोग है जो कि विशेष जीवाणु पास्चुरेला पेस्टिस द्वारा होता है। इसमें मच्छर का कोई योगदान नहीं है। यह रोग सर्वप्रथम चूहे को हुआ था। चूहों के शरीर पर पिस्सू रहते हैं जो इनका संदूषण रक्त चूसते हैं। फलतः रोग के जीवाणु पशुओं में पहुंच जाते हैं और पिस्सुओं के काटने से रोग में जीवाणु शरीर में पहुंचकर प्लेग रोग उत्पन्न करते हैं। वायु द्वारा, पानी द्वारा, संपर्क द्वारा और घाव द्वारा। तो किसके द्वारा कौन सा बीमारी होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। वायु के द्वारा टीबी, वायु द्वारा टीबी, पानी के द्वारा कॉलरा, पानी के द्वारा कॉलरा, संपर्क से सिफिलिस, घाव के द्वारा टिटनेस। प्लेग, फाइलेरिया, बेरीबेरी, टाइफाइड। तो प्लेग से पिस्सुओं के काटने से फैलता है, प्लेग पिस्सुओं के काटने से फैलता है। फाइलेरिया मच्छरों के काटने से, और बेरीबेरी विटामिन बी की कमी से होता है। टाइफाइड आंतों को प्रभावित करता है। दंत क्षय का मुख्य कारण है मुख के भीतर होने वाले जीवाणु व कार्बोहाइड्रेट के खाद्य कणों के मध्य अंतर व्यवहार। दंत क्षय का मुख्य कारण सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणु तथा कार्बोहाइड्रेट के खाद्य कणों को जो दांतों के मध्य फंसे रहते के मध्य अंतर व्यवहार होता है। दांतों के नियमित खूब अच्छी तरह सफाई आवश्यक है। दंत क्षय का कारण हो जाएगा बैक्टीरियल संक्रमण। दंत रक्षण या दंत क्षय, दंत क्षरण या दंत क्षय एक ऐसी बीमारी है जिसमें जीवाणुविक प्रक्रियाएं दांत की सख्त संरचना को क्षतिग्रस्त कर देती है। ये ऊतक क्रम से टूटने लगते हैं जिसमें दांतों में छिद्र उत्पन्न हो जाते हैं। दंत क्षय के लिए उत्तरदायी जीवाणु हैं स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस और लैक्टोबैसिलस। छिछले हैंडपंप से पानी पीने वाले लोगों को नीचे लिखे सभी रोगों के होने की संभावना है सिवाय किसके, फ्लोरोसिस को। हैजा, कोलरा, टाइफाइड तथा कामला या पीलिया रोग छिछले हैंडपंप से पानी अर्थात दूषित जल पीने पर होने की संभावना होती है, जबकि फ्लोरोसिस होने का मुख्य कारण जल में फ्लोराइड की अधिकता। देश की लगभग 5% जनसंख्या फ्लोराइड विषाक्तता की चपेट में है। निम्न में कौन सा जल जनित रोग है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हैजा। हैजा एक संक्रामक आंत्रशोथ है जो विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु के कारण होता है। मनुष्यों में इसका संचरण इस जीवाणु द्वारा दूषित भोजन या पानी को ग्रहण करने के माध्यम से होता है। टाइफाइड तथा कॉलरा विशिष्ट उदाहरण है तो जलजन्य रोगों के। टाइफाइड तथा कॉलरा जलजन्य रोगों के उदाहरण है। टाइफाइड रोग का कारण सैल्मोनेला टाइफी तथा कॉलरा का कारण विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु होता है। पीने के जल उचित उपचार द्वारा इन्हें फैलने से रोका जा सकता है। कुष्ठ रोग उत्पन्न किया जाता है तो इसका हो जाएगा जीवाणु के द्वारा। कुष्ठ रोग एक संक्रामक रोग है जो कि माइकोबैक्टीरियम लेप्री और माइकोबैक्टीरियम लेप्रोमटोसिस नामक जीवाणु के कारण उत्पन्न होती है। निम्न सभी बीमारियों का कारण वायरस होता है सिवाय एक को छोड़ के, तो वो हो जाएगा आंत्रज्वर को छोड़ के। गलसुआ या कंडमाला रोग विकट विषाणु जनित बीमारी है जो पैरोटिड ग्रंथि को कष्टदायक रूप से बड़ा कर देती है। पीलिया तथा इन्फ्लुएंजा भी विषाणु जनित रोग है। आंत्रज्वर सैल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है। निम्नलिखित में कौन प्रतिजैविक औषधि है, तो ये हो जाएगा उपरयुक्त में से कोई नहीं या उपरयुक्त में से एक से अधिक। क्लोरेम्फेनिकोल एक प्रतिजैविक औषधि है जिसका उपयोग बैक्टीरियल इन्फेक्शन के उपचार में किया जाता है। सल्फागुआनिडीन एक प्रकार का सल्फोनाइड प्रतिजैविक है जो जीवाणुरोधी एजेंट के रूप में कार्य करता है। निम्न में से एंटीबायोटिक है तो इसका ई होगा
उपर्युक्त विकल्पों में पेनिसिलिन तथा सल्फाडाइजिन एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक का उपयोग बैक्टीरिया जनित रोगों के उपचार में किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।